अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हम आपको लगातार इजराइल, ईरान, हिजबुल्लाह और हमास से जुड़े युद्ध के अपडेट लगातार देते आ रहे हैं, क्योंकि इन घटनाओं का बहुत बड़ा संबंध 2025 में होने वाले युग परिवर्तन से। जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि जैसा हमारा वर्तमान रहता है वैसा ही भविष्य का निर्माण होता है। यदि वर्तमान समय युद्ध का चल रहा है तो ये भविष्य की तबाही का ही संकेत दे रहा है। ऐसा नहीं है कि जहां आज युद्ध हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, वहां अगले दिन कोई बहुत शुभ घटना घट जाएगी। कोई भी तबाही अपने पीछे भविष्य में होने वाली पीड़ा का संकेत तो दे ही जाती है। इसीलिए इजराइल के साथ अब जो ये युद्ध आरंभ हुआ है, जिसमें अब तुर्की भी शामिल होने जा रहा है, तो चलिए आपको इसी युद्ध से बड़ा एक अपडेट देते हैं। ईरान समर्थित लेबनान के चरमपंथी गुट हिजबुल्लाह के ऊपर मंगलवार को एक बहुत बड़ा हमला हुआ। मंगलवार दोपहर लेबनान में हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट होने लगा। लेबनानी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 3000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। घायलों में अधिकांश हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, जो इजराइल के हमले से बचने के लिए आज भी मोबाइल फ़ोन के स्थान पर पेजर का इस्तेमाल करते हैं। अल हथात टीवी ने बताया कि हमले में हिजबुल्लाह के 500 से अधिक सदस्यों ने अपनी आंखें गंवा दी हैं। इस हमले में घायल ईरान के राजदूत मोजतबा अमानी भी एक आंख गंवा चुके हैं। विस्फोट लगभग 3:30 बजे बेरूत के दक्षिणी क्षेत्र दहियाह और पूर्वी बेका घाटी में शुरू हुए। इसे हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन पेजर में विस्फोट हुए हैं, हिजबुल्लाह ने उन्हें हाल में ही मंगवाया है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक नष्ट हुए पेजर की तस्वीर में ऐसा स्टिकर दिखाई दिया है जो गोल्ड अपोलो के पेजर के अनुरूप था। हिजबुल्लाह ने ताइवान स्थित गोल्ड अपोलो से 5000 पेजर मंगवाए थे। हिजबुल्लाह को भरोसा था कि सेलफोन के मुकाबले पुरानी तकनीक वाले ये पेजर संचार के दौरान इजरायली ट्रैकिंग सिस्टम की पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के जासूस हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन में घुस चुके थे। हिजबुल्लाह तक सप्लाई से पहले ये पेजर मोसाद के हाथों पहुंच गए। लेबनान में हिजबुल्लाह के पास भेजे जाने से पहले इजरायली जासूसों ने इन पेजर के अंदर छोटे विस्फोटक प्लांट कर दिए। मंगलवार को बाहर से कमांड भेजकर एक साथ सभी पेजरों में ब्लास्ट कर दिया गया। ऐसा मालूम होता है कि हिजबुल्लाह ने हाल में ही मंगाए पेजर को देश से बाहर भी अपने लड़ाकों तक पहुंचाए थे। सीरिया से भी पेजर के विस्फोट की खबरें आई हैं। सीरिया में हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद हैं। इस बीच ताइवान की गोल्ड अपोलो ने 17 सितंबर को लेबनान में विस्फोट को लेकर एक बयान दिया है। गोल्ड अपोलो के संस्थापक सू चिंग कुआंग ने 18 सितंबर को संवाददाताओं को बताया है कि कंपनी ने वो पेजर नहीं बनाए हैं जिनमें विस्फोटकों का प्रयोग किया गया है। कुआंग ने बुधवार को न्यू ताइपे में संवाददाताओं से कहा कि ये उत्पाद हमारा नहीं था, इसमें सिर्फ हमारा ब्रांड का नाम था। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि AR 924 मॉडल का उत्पादन और बिक्री बैक द्वारा की गई थी। बयान में कहा गया है कि हम सिर्फ ब्रांड ट्रेडमार्क प्राधिकरण प्रदान करते हैं और इस उत्पाद के डिज़ाइन या निर्माण में उनकी कोई भागीदारी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के बारे में ये पूरे संसार में प्रसिद्ध है कि इजराइल अपने शत्रुओं को छोड़ता नहीं है, और अगर इजराइल एक बात का निर्णय कर लेता है कि उससे अपने दुश्मन को जड़ से समाप्त करना है, तो फिर वह हर कीमत पर अपने दुश्मन को जड़ से मिटा देता है। और यही कारण है कि दुनिया की सबसे खतरनाक और बेरहम माने जाने वाली इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की पेजर ब्लास्ट तकनीक अब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुकी है। कहा जा रहा है कि यह तकनीक मोसाद के ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कोप ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल तब किया गया था जब 1972 में जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक चल रहे थे। उस समय 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। इसके बाद अगले 20 वर्ष तक मोसाद ने अपने खिलाड़ियों के हथियारों को पूरी दुनिया में खोज खोज कर मारा। लेखक साइमन रियू की किताब वन डे इन सितंबर में लिखा है कि इजराइल ने म्यूनिक में मारे गए अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी खूंखार सीक्रेट एजेंसी मोसाद को इस काम में लगाया,
जिसने उन्हें खोज निकालने के लिए दिन रात एक कर दिया और उन्हें मार डाला। आपने ये डायलॉग सुना होगा कि जानी हम तुम्हें मारेंगे, ज़रूर मारेंगे, और बंदूक भी हमारी होगी और गोली भी हमारी होगी और वह वक्त भी हमारा होगा। तो फिल्म सौदागर का ये डायलॉग आपको याद तो ज़रूर होगा, और इसकी याद एक बार फिर तब आई है जब मोसाद ने हिजबुल्लाह पर पेजर ब्लास्ट करके पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। अब पेजर ब्लास्ट तकनीक से इजराइल ने हिजबुल्लाह पर यह हमला किया है। आइए जानते हैं कि इजरायली तकनीकी खून से सनी एक और कहानी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा खुफिया विश्लेषक डेविड कैनेडी के अनुसार इजराइल ने 1996 में हमास नेता याह्या अयाश की हत्या के लिए उसके फ़ोन में 15 ग्राम RDS विस्फोटक प्लांट कर दिया था। इस डिवाइस में उस समय विस्फोट हुआ जब याह्या ने अपने पिता को फ़ोन किया। कहा जा रहा है कि कई महीने पहले लेबनानी आतंकी ग्रुप हिजबुल्लाह ने ताइवान में बने 5000 पेजर के ऑर्डर दिए थे। डिलीवरी से पहले ही मोसाद ने पेजर के अंदर छेड़छाड़ करके उसमें 3 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक विस्फोटक प्लांट कर दिए। कहा जा रहा है कि मोसाद को अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में कई महीने लगे होंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने महीनों पहले अपने लड़ाकों के लिए ये ऑर्डर ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी को 5000 पेजर बनाने का ऑर्डर दिया गया था। हाल में ही अपने लड़ाकों को देने के लिए ये पेजर ताइवान से मंगाए गए थे, तो उनकी जेबों और थैलों में ये जो पेजर थे वो फट पड़े। यद्यपि कंपनी ने इन पेजर्स को अपनी कंपनी का प्रोडक्ट होने से इनकार किया है। कहा जा रहा है कि मोसाद ने इन पेजर को लेबनान भेजे जाने से पहले ही उसे हैक कर लिया था। हिजबुल्लाह ने यह सोचा कि वह उसके लड़ाके लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए इस पेजर का इस्तेमाल करेंगे तो उसे स्मार्टफोन की तरह ट्रैक नहीं किया जा सकेगा। मगर लेबनानी सूत्रों ने दावा किया है कि पेजर को इजरायली खुफिया एजेंसी कंट्रोल कर रही थी। उसने इजराइल से इसका बदला लेने का ऐलान भी कर दिया है। बताया जा रहा है कि महीनों पहले मोसाद ने पेजर डिवाइस के अंदर एक विस्फोटक बोर्ड इंजेक्ट किया था। इसमें 3 ग्राम से 15 ग्राम तक का विस्फोटक भी लगाया गया था। इसमें लिथियम आयन बैटरी के साथ एक छोटा विस्फोटक छिपाया गया था, जिसे बस एक मैसेज के जरिए विस्फोट कराया गया। हिजबुल्लाह ने यह समझा कि शायद बैटरी गर्म होने के कारण फट गई है, लेकिन बाद में यह माना गया कि यह इजरायली बम विस्फोटक था। हाल में ही इजराइल के नंबर 1 दुश्मन हमास के चीफ इस्माइल हानिया की ईरान की राजधानी तेहरान में हत्या के बाद से मोसाद काफ़ी चर्चा में रहा था। तब ये बताया गया था कि तेहरान ने 1500 किलोमीटर दूर इजराइल के किसी अनजान ठिकाने से मोसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हानिया की हत्या को अंजाम दिया। उस दौरान सैटेलाइट इमेज की भी मदद ली गई थी। अमेरिकी लेखक मार्क ई वार्गो की किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के अनुसार मोसाद को इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका लक्ष्य खुफिया जानकारी जुटाओ, मिशन को अंजाम दो और आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दो। इजराइल के बनने के कुछ समय बाद ही मोसाद का गठन हुआ, जिसका तेल अवीव में मुख्यालय है। 13 दिसंबर 1949 को जब इसका गठन हुआ तो इससे सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कोऑर्डिनेशन के नाम से जाना गया। इजराइल में 3 प्रमुख एजेंसियां हैं, अमन, मोसाद और शिन बेट। अमन जहां सैन्य खुफिया जानकारी मुहैया कराती है, वहीं मोसाद विदेशी जासूस मामलों को संभालती है और शिन बेट घरेलू सुरक्षा का ध्यान रखती है। मार्क इवार्गो बताते हैं कि मोसाद को खुफिया जानकारी जुटाने, सीक्रेट मिशनों को अंजाम देने और आतंकवादी विरोधी कार्रवाई के लिए सालाना $2.8 बिलियन का बजट दिया जाता है। इसमें लगभग 7000 लोग काम करते हैं, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक बनाता है। मोसाद की एक विशेषता यह है कि ये बस सिर्फ प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट देता है। एक किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के अनुसार आज मोसाद अपनी खुफिया जानकारी जुटाने और ऑपरेशनों को अंजाम देने के लिए साइबर वॉर तकनीक जैसे AI, मशीन लर्निंग, माइक्रो रोबोट, रिमोट कंट्रोल और GPS सिस्टम का जम करके प्रयोग कर रहा है। यही चीज़ उसे दुनिया की बाकी की खुफिया एजेंसियों से अलग करती है। किताब द मोसाद 6 लैंडमार्क मिशंस के अनुसार 1960 के दशक में सीरिया और इजराइल के संबंध बेहद खराब हो गए थे। सीरियाई सरकार के मंसूबों को भांपने के लिए इजराइल ने अपने सबसे खतरनाक एजेंट एली कोहेन को वहां भर्ती करवाया।
मोसाद के एजेंट खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए महंगी शराब, गिफ्ट और लड़कियों का प्रयोग भी करते रहे हैं। 1964 में कोहेन ने इजराइल को यह जानकारी दी कि सीरिया जॉर्डन नदी के पास एक बड़ी नहर बनाकर इजराइल की पानी की सप्लाई काटने जा रहा है। इस पर इजराइल ने बमबारी करके उसे तबाह कर दिया। यद्यपि 1965 में कोहेन को पकड़ करके फांसी दे दी गई थी। जनवरी 2010 की बात है जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम के एक सलाहकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। उनकी कार के पास खड़ी मोटरसाइकिल में छिपा करके बम रखे गए थे। उस समय भी मोसाद के इसमें हाथ होने के आरोप लगे थे। 2011 में ईरान के एक परमाणु परियोजना प्रमुख अपनी कार में कहीं जा रहे थे और तभी उनकी बगल में चल रही एक मोटरसाइकिल चालक ने कार की पिछली विंडशील्ड पर एक छोटी सी डिवाइस चिपका दी। चंद सेकंड बाद ही उस डिवाइस से हुए विस्फोट में 45 वर्षीय न्यूक्लियर वैज्ञानिक के चित्र उड़ गए। मोसाद पर 5 ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या के भी आरोप लग चुके हैं। ईरान के सबसे बड़े दुश्मन इजराइल ने 2020 में ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरजादा को उस वक्त तेहरान में मार डाला जब वह अपनी कार से जा रहे थे। उन पर रिमोट कंट्रोल मशीन गन से गोलियां चलाई गई थीं। ऐसी रिपोर्ट थी कि फखरजादा को मारने के लिए मोसाद के असली स्नाइपर ने 1500 किलोमीटर दूर किसी अज्ञात जगह से इस मिशन को अंजाम दिया था। एजेंसी ने पहली बार इसी ऑपरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। मोसाद पर यह भी आरोप लगे हैं कि वह ईरान पर 8 बड़े साइबर हमलों में शामिल था। सबसे बड़ा साइबर हमला 2010 का माना जाता है जब यह कहा गया कि इजराइल एजेंसी ने स्टकनेट वायरस का पहली बार ईरानी परमाणु संयंत्र के कंप्यूटरों में प्रवेश करा दिया था। नतीजतन ईरान के 9000 सेंट्रीफ्यूज में से 1000 से अधिक बर्बाद हो गए। तो ये था मोसाद की खुफिया एजेंसी जो है इजराइल की, उसकी कार्यशैली, उसके काम करने का ये तरीका। अब जैसा कि इस समय पूरी दुनिया में ये चर्चा छिड़ी हुई है कि अगर इजराइल इसी प्रकार से हमलावर रहा और मुस्लिम देशों पर इसी तरह से हमलावर रहा तो हो सकता है कि सभी मुस्लिम देश मिलकर के इजराइल पर हमला कर दें। और अगर ये संभावना, ये आशंका दिखती है तो फिर ये जो संसार का जो तीसरा विश्व युद्ध कहा जा रहा है, ये धर्म और अधर्म के बीच लड़ा जाएगा और इसमें जो ईसाई देश हैं और जो इस्लामिक देश हैं, इनके बीच एक बहुत बड़ा जो युद्ध है वो छिड़ने जा रहा है। आप इस बात को हल्के में मत लें। इस समय पूरी दुनिया में एक बड़ा संघर्ष दिखाई दे रहा है और हम अपने चैनल के द्वारा आपको लगातार इस बारे में अपडेट कर रहे हैं। हो सकता है आपको हमारे ये कार्यक्रम अच्छे ना लगते हों, तो अगर आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे नहीं लगते हैं तो कार्यक्रम आप हमारे चैनल पे और भी हैं, बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, पुराणों पर जानकारियां हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं कि आप ऐसे समाचार देखें, ऐसे कार्यक्रम देखें जिससे कि आपका मानसिक स्तर कहीं से प्रभावित हो। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।